नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज आज एक बार फिर से टोहाना की खबर के साथ ही करेंगे। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने आखिरकार किसानों से माफी मांग ली है। किसानों के प्रदर्शन के बाद जेजेपी विधायक की तरफ से ये माफी मांगी गई है। उनका ये कहना है कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। किसानों ने विधायक पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। विधायक से माफी मांगने को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, दो तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर जहां पर किसानों की तरफ से थाने का घेराव किया गया है, तो दूसरी तस्वीर पुलिस की सख्ती की भी है कि पुलिस ने भी थोड़ी सख्ती बरती है। टोहाना की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जेजेपी विधायक किसानों पर भड़कते हुए नजर आए थे। किसानों की तरफ से जेजेपी विधायक का घेराव किया गया था और इसके बाद जेजेपी विधायक भी किसानों के साथ यहां पर बदसलूकी करते हुए नजर आए थे, भाषा की मर्यादा को भूलते हुए नजर आए थे। जिसके बाद अब देवेंद्र बबली ने किसानों से माफी मांग ली है। किसानों के प्रदर्शन के बाद ये माफी मांगी गई है। देवेंद्र बबली का ये कहना है कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली के सुर बदल गए और उन्होंने किसानों से माफी मांग ली है। उनका ये कहना है कि 1 जून को उनके साथ जिन लोगों ने जो कुछ भी किया उन्हें वो माफ करते हैं। घटना के वक्त मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले वो शोभनीय नहीं थे। मैं उन शब्दों को वापस लेता हूँ और खेद प्रकट करता हूँ। घंटों चली बैठक के बाद ये सहमति बन पाई है। काबिले गौर है कि 1 जून को टोहाना में जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का जोरदार प्रदर्शन किया गया था, जिसमें किसान और विधायक आपस में भिड़ गए थे और उसके बाद से ही ये पूरा विवाद शुरू हो गया। तो पहले ये पूरा मामला शुरू हुआ 1 जून से, जहां पर किसानों ने घेराव किया और इस घेराव के बाद देवेंद्र बबली किसानों के ऊपर भड़कते हुए नजर आए थे, भाषा की मर्यादा को भूलते हुए नजर आए थे। देवेंद्र बबली का ये आरोप था कि किसानों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है, उनके निजी सचिव को भी घायल किया है, उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की है। ऐसे में उनकी तरफ से भाषा की मर्यादा को भूला गया। तो वहीं किसानों ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया, माफी की मांग की, जिसके बाद अब देवेंद्र बबली ने किसानों से माफी मांगी है। जो भी घटना हुई, मैं उस घटना के जो भी दिन लोगों ने मेरे साथ जो किया, मैं उनको अपनी तरफ से माफ करता हूं। और उस घटना के दौरान मेरे से जो कुछ ऐसे शब्द निकले जो कि शोभनीय नहीं थे, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं उन सब शब्दों को वापस लेता हूं और खेद प्रकट करता हूं। 1 तारीख को जो भी मैं टोहाना में आया था, उस दिन जो भी घटना हुई, मैं उस घटना के जो भी दिन लोगों ने मेरे साथ जो किया, मैं उनको अपनी तरफ से माफ करता हूं। और उस घटना के दौरान मेरे से जो कुछ ऐसे शब्द निकले जो कि शोभनीय नहीं थे, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं उन सब शब्दों को वापस लेता हूं और खेद प्रकट करता हूं। ठीक। तो बबली की माफी के बावजूद भी किसान टोहाना के सदर थाने में लगातार डटे हुए हैं। किसानों की मांग है कि बाकी बचे 2 किसानों को भी अब छोड़ दिया जाए। योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत और गुरराम सिंह चढ़ूनी भी यहां पर मौजूद है। तो लगातार किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। पहले जेजेपी विधायक से माफी की मांग की जा रही थी। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने किसानों से माफी मांग ली है, लेकिन अब जो गिरफ्तार किसान है उनकी रिहाई की भी मांग की जा रही है। किसानों का कहना है कि जो बाकी बचे हुए किसान सलाखों के पीछे हैं, पुलिस की तरफ से उनको भी छोड़ा जाए। परमजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। परमजीत, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी क्या स्थिति है, क्या किसान अभी भी लगातार वहां पर डटे हुए हैं? फिलहाल जो है पूरी रात जो किसान धरने पर डटे रहे और फिलहाल भी अभी जो है किसान धरने पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक गिरफ्तार किसानों की रिहाई नहीं होगी तो तब तक ये धरने पर डटे रहेंगे। और आज जो है हजारों की संख्या में किसानों के फिर से सदर थाना में पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। जी
जी परमजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार किसान डटे हुए हैं, टोहाना सदर थाने के बाहर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। अब किसानों की मांग है कि जो गिरफ्तार किसान हैं उनको भी रिहा किया जाए। तो 3 कृषि कानूनों पर घमासान भी जारी है। विरोध के तौर पर किसानों ने संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया और बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर कृषि कानून की प्रतियां जलाई। 5 जून 2020 को ही केंद्र सरकार कृषि कानूनों पर अध्यादेश लेकर आई थी, लेकिन 1 साल बाद भी परिस्थितियां नहीं बदली। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया। पंजाब से लेकर हरियाणा तक जगह जगह कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। पंचकुला में तो किसानों को पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी। दरअसल किसान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के घर का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे किसानों को पुलिस ने डंडे के बल पर रोका। पानीपत में भी पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। किसान बीजेपी सांसद संजय भाटिया के घर के बाहर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने पर अड़े थे। हालांकि पुलिस से धक्का मुक्की के बावजूद किसान अपनी रणनीति में कामयाब रहे और उन्होंने जबरदस्ती कृषि कानूनों की प्रति जलाकर संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया। किसानों के मुताबिक कृषि कानूनों को रद्द होने तक उनका आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। देखो, अभी तक हमारी जो लड़ाई जिस तरीके से हमने लड़ाई लड़ी है वो बहुत अच्छी लड़ाई है, बहुत ठीक लड़ी गई है और सही दिशा में लड़ी गई है। सब कुल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे साथ एक है। दूसरा, भाइयों का, हरियाणा वाले भाइयों का, यूपी वाले भाइयों का बहुत सहयोग मिला। अभी हिंदुस्तान की सारी स्टेटों में काले कानूनों का पूरा मतलब कम बखा हुआ है, पूरे सरगर्म हैं लोग। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में थोड़ा ज़्यादा है। यूपी और उत्तराखंड में अभी चोन आ रही है, उसमें हम चोन उधर में यूपी और उत्तराखंड में भी जाने का फैसला किया। इधर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर वार करते हुए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करते किसानों को भी 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज तक उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। देखना होगा कि किसानों की ये लड़ाई और कितनी लंबी चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर निशाना साधा है। उनका यह कहना है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी कुछ भी बोल रहे हैं, टिकैत कुछ भी बोल रहे हैं, सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। किसानों की तो अब चर्चा तक नहीं हो रही। उनका यह भी कहना है कि जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था वो आज सही को सही कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये लठ उन पर ही ना पड़ जाए। और आज आप देखो विरोधाभास, मेरे को तो देखो जो सोशल मीडिया और मीडिया से नॉलेज मिलती है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी कुछ बोल रहे हैं, राकेश टिकैत कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ आ रहा है, कोई किस दिशा में जा रहा है, कोई किस दिशा में जा रहा है। कानूनों की तो चर्चा ही नहीं कर रहे भाई, कानून में क्या गलत हो गया वही समझा दो। हमें नहीं समझाते, हम गलत हो सकते हैं, हम पक्षपाती हो सकते हैं। आप तो मीडिया के लोग तो पक्षपाती नहीं हो। और इसके साथ ही हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। जो बंदिशें प्रदेश में लागू हैं वो 14 जून की सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगी। परिवहन सेवाओं को भी बहाल नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए प्रदेश में 14 जून तक बसें नहीं चलाई जाएंगी। इसके अलावा सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी अभी अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेशों के तहत आगामी आदेशों तक शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। तो सीबीएसई की तर्ज पर हिमाचल में भी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। सरकार ने छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की तरफ से यह फैसला लिया गया। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि छात्रों को पास करने का आधार क्या कुछ रहेगा। लेकर के और उसके पश्चात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट गई
और 1 जून को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अब हम सीबीएसई बोर्ड और सीआईएससीई की परीक्षाओं को नहीं करेंगे और उनको कोई क्राइटेरिया बना करके उसके अंतर्गत बच्चों को पास किया जाएगा। सुझाव लेकर के और उसके पश्चात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट गई और 1 जून को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अब हम सीबीएसई बोर्ड और सीआईएससीई की परीक्षाओं को नहीं करेंगे और उनको कोई क्राइटेरिया बना करके उसके अंतर्गत बच्चों को पास किया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना में निर्माणाधीन पीजीआई सैटेलाइट सेंटर को लेकर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। पीजीआई अस्पताल के निर्माण में देरी हो रही है, इसको लेकर अनुराग ठाकुर ने नाराजगी जताई। वर्चुअल समीक्षा बैठक में अनुराग ठाकुर ने यह पूछा कि मई 2019 में अस्पताल का शिलान्यास होने के बावजूद पीजीआई के अधिकारी कितनी बार ऊना गए और शिलान्यास होने के बाद अब तक स्पॉट पर निर्माण में क्या कुछ हुआ। बैठक के दौरान उनके तीखे सवालों पर पीजीआई के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली, जिस पर अनुराग ठाकुर ने उनको जमकर फटकारा और जल्द से जल्द निर्माण कार्यों को पूरा करने के आदेश भी दिए। प्रशासनिक अधिकारी और पीजीआई के अधिकारी उसमें जुड़े थे, डायरेक्टर से कंस्ट्रक्शन बैंक तक उनके सभी अधिकारी थे। तो हम लोग अभी जो एजेंसी फाइनल हुई है, हाइट करके एक नोएडा से एजेंसी है जिसको उसकी कंसल्टेंसी दी गई है, आज हम लोगों ने जो फाइनल किया है कि उस हाइट्स कंपनी का जल्दी से जल्दी जहाँ पर एक नोडल ऑफिसर और एक उनका ऑफिस खुल जाए ताकि वो इस पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल के सारा एस्टीमेट्स बना करके गवर्नमेंट को जल्दी प्रोवाइड करे ताकि आगे कंस्ट्रक्शन जो काम है वो जल्दी शुरू हो। और उसके साथ साथ बाउंड्री वाल का काम थोड़ा सा भी रुका पड़ा है, वो बाउंड्री वाल का काम भी जल्दी कंप्लीशन हो। इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई है और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले समय में उस एजेंसी के आने के बाद इसके एस्टीमेट्स जो भी बनने हैं, इसकी जो ग्राउंड वर्क होना है, उसके लिए जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे। हिमाचल बीजेपी के चीफ व्हिप और जुब्बल कोटखाई से विधायक नरेंद्र बरागटा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पैतृक गांव टहटोली में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। शनिवार को चंडीगढ़ पीजीआई में नरेंद्र बरागटा ने अंतिम सांस ली। वो बीते 15 दिन से चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती थे और दिल की बीमारी से ग्रसित थे। नरेंद्र बरागटा को 13 अप्रैल को कोरोना संक्रमित पाया गया था। इसके बाद से ही उनकी सेहत लगातार खराब होती जा रही थी। शनिवार सुबह 4 बजे उनका निधन हो गया। इससे पहले शिमला में दिवंगत भाजपा विधायक नरेंद्र बरागटा को शिमला में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नरेंद्र बरागटा के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। सीएम जयराम ठाकुर ने नरेंद्र बरागटा के निधन पर शोक जताया है। सीएम का कहना है कि संगठन और सरकार के लिए एक ये व्यक्तिगत क्षति है। उनके योगदान को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने शोक व्यक्त किया है और कहा है कि बरागटा हिमाचल की राजनीति का एक मजबूत स्तंभ थे। राजनीति को एक बड़ा नुकसान उनके जाने से हुआ है। कैबिनेट दर्जे के साथ उनका स्थान जो है वो चीफ व्हिप के नाते हिमाचल प्रदेश सरकार में था और हिमाचल प्रदेश के जो ऐसे क्षेत्र जहां हमारे दल को जीत बहुत मुश्किल से मिलती थी, जुब्बल कोटखाई, उस क्षेत्र से उनने जीत हासिल की, पार्टी को मजबूत किया और तीसरी बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जीत करके पहुंचे। ये मैं समझता हूं कि संगठन और सरकार के लिए तो है ही क्षति उनके जाने से, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से भी एक साथी के नाते इस क्षति को महसूस। सरल और मृदुभाषी व्यक्तित्व के मालिक थे। हमारा उनसे रिश्ता उस समय का है जब हम पत्रकार हुआ करते थे और उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था।
तो जिस तरीके से राजनीति के दौरान उन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया, हमसे बातचीत की, प्यार दिया, स्नेह दिया, हम उनको कभी भुला नहीं पाएंगे। जिला प्रशासन ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। प्रशासन अब मास सैंपलिंग राशन कार्ड के आधार पर करेगा। इसके साथ ही प्रत्येक उपमंडल में हर दिन 350 लोगों के सैंपल कोविड-19 की जांच के लिए जुटाने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं हर परिवार से एक शख्स का सैंपल भी जरूरी कर दिया गया है और अगर कोई व्यक्ति सैंपलिंग करवाने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हर उपमंडल स्तर पे प्रतिदिन 350 टेस्ट का टारगेट है और पंचायत स्तर पर एक शेड्यूल बना के टेस्टिंग टीम जा रही हैं। हर घर से हमने निवेदन किया है कि एक व्यक्ति जो है वो टेस्ट के लिए इन कैंप्स में आए, जिससे कि परिवार भी सुरक्षित रहे और संक्रमित व्यक्तियों की तलाश जल्दी की जा सके और समाज में फैलने से संक्रमण को रोका जा सके। तो अब ये लगभग मतलब हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी पंचायत स्तर पे कैंप लगे तो आप अपने परिवार से एक व्यक्ति को टेस्टिंग के लिए अवश्य भेजें। पंजाब में केंद्र से तय दामों पर वैक्सीन खरीदकर निजी अस्पतालों को महंगे दामों पर बेचने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस से इस कारनामे को राहुल गांधी मॉडल भी करार दिया है। अनिल विज ने यह कहा है कि अब इस मामले में राहुल गांधी कुछ नहीं कहेंगे। राहुल गांधी मॉडल है कि केंद्र से सस्ते दामों में वैक्सीन ले लो और बाजार में बेच के मुनाफा कमाओ। अब राहुल गांधी जी इस पर कुछ नहीं बोलते। ये सारे काम कांग्रेस शासित प्रदेशों में हो रहे हैं। राजस्थान में वैक्सीन खड्डे में पड़ी हुई मिली है, राहुल गांधी जी उसके बारे में नहीं बोलते हैं। और अब बात करते हैं जींद की। यहाँ आए दिन आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन 3 साल तक चला संघर्ष अब रंग लाया है। सरकार और प्रशासन की नींद टूटी और महज 1.5 किलोमीटर सड़क जब बननी शुरू हुई तो यहाँ लोग खुशी से झूम उठे। ऐसा जश्न तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन जश्न की तस्वीरें बेहद खास। फूल बरसाए, नारियल फोड़ा और फिर ढोलक की धुन पर खुशी से झूम उठे। जीत आखिर जनता की हुई। सरकार और प्रशासन को नींद से जागना ही पड़ा। जींद में 3 साल बाद जब रोहतक रोड पर महज 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बननी शुरू हुई तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहना चाहिए आज रोहतक रोड पे बहुत ही खुशी का माहौल है। पूरा हमें एक सामूहिक जश्न जैसा लग रहा है, क्योंकि हम 3 साल से एक बहुत बुरे मतलब हालातों से गुजर रहे थे। रोड की इतनी हालत खस्ता थी, हम सोचते थे जाए ना जाए, हम किस साइड जाए किस साइड ना जाए। लेकिन हमें रोहतक रोड लोगों का भी इतना मतलब स्वागत करना चाहिए। उन्होंने भी धरने प्रदर्शन किए, सरकार से बहुत सी रिक्वेस्ट की, चल फिर भी देर आए दुरुस्त आए। इसी सड़क के लिए लोगों को कम पापड़ नहीं बेलने पड़े। कभी मानव श्रृंखला, कभी वोट बहिष्कार, दर्जनों बार डीसी को ज्ञापन, यहाँ तक कि कुंभकर्णी नींद में सो रहे प्रशासन को जगाने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन करना पड़ा। कई बार रोड जाम किए। विधायक से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके थे और आखिरकार जीत जनता की हुई। 1.5 किलोमीटर मात्र लंबी सड़क है, चौधरी देवीलाल चौक से लेकर रोहतक बाईपास तक। यहाँ के लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है, 300 से ज्यादा आंदोलन किए हैं और बड़े बड़े कुंभकर्णी नींद सोने प्रशासन को जगाने के लिए यहाँ लंबी लंबी यात्राएं निकाली गई। यहाँ के रोड बंद किए गए और आज जब रोड बना तो बैंड बाजों के साथ इसका स्वागत किया गया। लोगों में बड़ी खुशी का माहौल है कि आज हमारा रोड बना। जींद हरियाणा का वो जिला है जो बड़े बड़े आंदोलन का गवाह बना है, लेकिन सवाल है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोगों को कब तक आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 जी। और अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे हैं तो आपकी स्पीड
लिमिट ऊपर दौड़ रही है तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका चालान आपके घर तक पहुंच जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रफ्तार पर लगेगी लगाम, तेज गाड़ी चलाई तो कटेगा चालान। अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर जा रहे हैं तो अब आपको अपनी गाड़ी की स्पीड पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो जरा सा भी ओवर स्पीड होने पर आपका चालान कट जाएगा। क्योंकि चंडीगढ़ से दिल्ली के हाईवे तक कई जगह स्पीडो कैमरे लगा दिए गए हैं, जो आपके वाहन की स्पीड ओवर होने पर चालान काटकर आपके घर भेज देंगे। सर ऐसे 4 लग रहे दिल्ली से अंबाले तक सर जी, और जो भी ओवर स्पीड में चलेगा उसका चालान होगा जी। हाँ जी, उसके घर मतलब उसके घर पहुंच जाएगा ये, मगर घर पहुंच जाएगा उसका। अच्छा, मतलब में कोई वो नहीं है, कोई स्पीड देख के ऑनलाइन चल रहा है सारा कुछ। इसमें किसी की ऑपरेट की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अभी तक होए कोई चालान होते रहते? अभी तो चल रहे उधर चल रही है जी, ओवर स्पीड के इंटरसेप्टर कर रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। कोई स्पेशल ड्यूटी किसी की लगी? इसमें स्पेशल ड्यूटी भी लगेगी सर। ये हाईटेक कैमरे अंबाला से कुंडली बॉर्डर तक लगाए गए हैं और अगर अब आप अपना चालान नहीं कटवाना चाहते तो आपको पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सारा नंबर आ जाता है उसमें, स्पीड दूर से कैच कर लेती है सर, और जो भी उल्लंघन करेगा उसकी आ जाएगा, उसके घर पहुंच जाएगा उसके। कितने किलोमीटर की दूरी से ये कैच कर लेता है? ये 3 किलोमीटर की दूरी से। हाँ सर। इसमें किस चीज का चालान होगा? ओवर स्पीड का जी बस। हाँ जी, और मास्क का जी। इन स्पीडोमीटर कैमरों की रेंज काफी दूर तक है, यानी ये आसानी से आपकी तस्वीर कैद कर लेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा है कि पुलिस कर्मियों को भी सड़क नाके पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। एक और फायदा ये है कि स्पीडोमीटर कैमरे लग जाने से वाहनों की रफ्तार कम रहेगी और हादसे भी कम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है कि हम सभी मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।